नमस्कार। मैं हूं आशीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं यूपी कनेक्ट। यूपी कनेक्ट पे आज चर्चा करने के लिए एक बार फिर मौजूद है हमारे साथ में उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार मुकुल त्रिपाठी। मुकुल जी, इस चुनाव में जो उत्तर प्रदेश का 2024 में 9 सीटों के लिए उपचुनाव हो रहा है, इसमें दो बातें तो देखिए एकदम साफ हो गई हैं। एक तो कई ऐसी सीटें हैं जिस पर चाहे बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी, मूल नेताजी मुलायम सिंह यादव के नाम पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है, यानी कि उनका ही सिक्का चल रहा है। बात अगर हम करहल की करें तो वहां देखेंगे कि भतीजा और फूफा जी दोनों ही आमने सामने हैं और जाहिर सी बात है दोनों मुलायम सिंह यादव के नाम पर ही वोट मांगेंगे। दूसरी बात यह है कि हरियाणा के रिजल्ट जो आए हैं उसके बाद में राहुल गांधी के तेवर जो बहुत तीखे थे वो अब ढीले पड़ गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से उनको अपनी गद्दी से साइकिल की उतार दिया है और उस पर भी कांग्रेस ने उफ तक नहीं बोला। यानी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने ये स्वीकार कर लिया है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव उनसे बड़े प्लेयर हैं और जो उनकी सीटें आई हैं वो अखिलेश यादव के गठबंधन के ही चलते आई हैं। तो ये तो अब ये तय हो गया है। इस पूरे चुनाव को अब किस ढंग से देख रहे हैं जब ये लास्ट फेज में पहुंच गया? देखो, जहां तक अखिलेश और राहुल गांधी का सवाल है, राहुल गांधी को मालूम था कि महाराष्ट्र में अखिलेश को कंसीडर कितना किया जाएगा। हालांकि समाजवादी पार्टी वहां पे मजबूत स्थिति में है। कई ऐसे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं जहां समाजवादी पार्टी, उनके नेता भी ज्यादातर उसी समाज से आते हैं और वो बड़े नाम है और पूरे देश भर में उनकी चर्चा भी होती है अक्सर। तो राहुल गांधी ने अगर जो हरियाणा में किया, तो जाहिर बात है उस वक्त अखिलेश का एक बयान आया था कि हम नहीं इस चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे। जो देखो एक बहुत बड़ा एक सेटबैक था इंडिया गठबंधन के लिए, जिसे राहुल गांधी ने बाद में माना कि कांग्रेस की जो दो फाड़ थी वहां पे, दो अलग अलग धुरी और तीसरे सुरजेवाला बीच में आ गए थे। तो ये तीनों को कंबाइन करके जो नुकसान हुआ, उसका उसके गवाह सब पूरी मतलब पूरा हरियाणा है, हम आप है, पूरा मीडिया जगत है। जिस तरह से आ रहा था कि एक तरफा जीत हो रही है कांग्रेस की, वो इनका ग्राफ गिरता चला गया। और ड्यू टू बीजेपी की जो अपनी पॉलिसी थी और जो उनकी रणनीति थी, वो आप उसको अगर देखिए तो आम आदमी पार्टी का हटना बीजेपी के लिए वहां सरकार बनाने वाला हो गया। विश्वास मानो आम आदमी पार्टी अगर लड़ी होती, ये अखिलेश को पहले से पता था कि हरियाणा में उनका कुछ नहीं होने वाला, और अगर लड़ते भी है तो वहां पे बड़ा भाई कांग्रेस होगा। भाई कांग्रेस वहां समाजवादी पार्टी से ज्यादा मजबूत पार्टी है, और वहां के नेता भी, शायद हरियाणा का कोई एक समाजवादी पार्टी का बात नेता अगर हम उत्तर प्रदेश ऐसा के नाम नहीं है परिप्रेक्ष्य में जिसको करें, आप। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में तो राहुल गांधी तो भी मान ही लिए कि ये अखिलेश की बहुत बड़ी उपलब्धि भी बोली जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऐसा कांग्रेस को लग रहा था कि मुस्लिम वोट जो है उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, उसके अलावा दलित भी उसी के नाम पर आया है। लेकिन अखिलेश को ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा खतरा भविष्य में हो सकता है कांग्रेस से, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस को गद्दी से उतार लिया है तो ये अखिलेश की एक बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल, अखिलेश को पता है कि समाजवादी पार्टी यूपी में बीजेपी से 1-to-1 फाइट करती है, और जो लोकसभा के रिजल्ट आए उससे अखिलेश का जो टेम्पो है वो और हाई हो गया। शायद राहुल गांधी से यूपी की बात कर रहा हूं, यूपी में 10 गुना ज्यादा है, कहीं नहीं है। आप ये बताइए 6 सीट 7 सीट लेके क्या कर लेंगे? और कहा उनकी इतनी सीटें, जो ये 42-44 का आंकड़ा पार करके समाजवादी पार्टी की अगर बात करें, तो अच्छा खासा उन्होंने एक तरफा जीत हासिल की। तो कहा जाता ना, जो जीता वही सिकंदर। अब यूपी में उन्होंने इतनी बड़ी जीत हासिल करके वो तीसरी देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गए, जो मुलायम सिंह यादव के पूरे जीवन में कभी नहीं हुआ। इतनी लंबी राजनीति करने के बाद भी वो सरकार में भले ही मुख्यमंत्री रहे हो, लेकिन इतने लोकसभा सांसद उन्होंने नहीं नहीं कर पाए वो कभी। और ना उनकी कभी ऐसी पॉलिसी रही, ना रणनीति रही। तो ऐसे में वो सारा क्रेडिट बटौते से अखिलेश को जाता है। जिस तरह से उन्होंने 2019 चुनाव में जो एक गलती की थी, वो गलती को उन्होंने सुधारते हुए प्रत्याशियों का चयन बड़ा अच्छा किया, वो बीजेपी के लिए झटका था। अब बात करो यूपी की, तो यूपी में जो उपचुनाव है उसमें कांग्रेस को पता है कि वो कहां, भले ही इलाहाबाद की सीट कांग्रेस के उसमें आई हो, लेकिन प्रत्याशी तो समाजवादी पार्टी का है। तो इस चीज से अगर वहां पे किसी भी कांग्रेस का अगर कोई लड़ा होता नेता, बड़े बड़े नेता लड़ गए होते, तो शर्तिया नीरज त्रिपाठी जीत गए होते। वहां प्रत्याशी का चयन, प्रत्याशी क्या अपना एक, भले वो सिंबल कांग्रेस का रहा हो, लेकिन अखिलेश ने जिस तरह से मनाया है,
वो सारी पॉलिटिक्स और वो जीत का श्रेय, टैग भले ही कांग्रेस का हो, लेकिन जीत का जो श्रेय है वो जाएगा अखिलेश यादव को। और अखिलेश यादव ने उस प्रत्याशी का चयन किया, उसको भेजा कांग्रेस में और कांग्रेस के टिकट पे लड़ा। और एक अच्छी जीत और एक ऐतिहासिक जीत, जो दशकों के बाद कांग्रेस को मिली है वो सीट इलाहाबाद की। मैं सिर्फ सिंबल की बात कर रहा हूं, प्रत्याशी तो वो दिल से, और बाकी वो उसकी जान सब कुछ, वो आत्मा सब वही है, समाजवादी पार्टी। तो ऐसे में ये कहना, कांग्रेस को अपना पता है कि वो कितनी पानी में है। और गाजियाबाद, और अगर लड़ाते भी हैं इनको 2 सीट, तो उसमें वोट भी शायद 10 गुना ज्यादा समाजवादी पार्टी के होंगे, जिसमें कांग्रेस, डॉली शर्मा अच्छी लड़ी थी गाजियाबाद में। अगर डॉली शर्मा इस टाइप का कुछ करते तो शायद बेहतर होता। लेकिन अब देखो आगे क्या होता है, ये कांग्रेस की अपनी एक उनकी रणनीति रहेगी, वो किसको उतारते हैं। अच्छा मुकुल, चाहे जी। कोई भी पार्टी हो, एक दूसरे के ऊपर जातिवाद का आरोप लगाती रहती है और सब बोलते हैं कि विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे, बड़ी बड़ी बताई जाती है, उपलब्धियां बताई जाती हैं, बड़े बड़े शिलान्यास किए जाते हैं, लेकिन अंत में जब टिकट का वितरण होता है तो देखा जाता है कि जातीयता ही प्रमुख है। अब हम अगर बात कर लें एनडीए की, तो एनडीए की अगर 9 सीटों की हम बात करें तो उसमें 5 पिछड़ों को, एक ठाकुर, 2 ब्राह्मण और एक दलित को टिकट दिया गया, यानी कि जातिगत समीकरणों का पूरा पूरा ध्यान रखा गया है। बात वही अगर हम समाजवादी पार्टी की कर लें तो 4 मुस्लिमों को दिया है, भाई उनका अपना पीडीए है, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, तो उन्होंने अपना 4 प्राथमिकता के तौर पर मुसलमानों को टिकट दे दिए हैं, 3 उन्होंने अपने पिछड़ों को दे दिए हैं और 2 टिकट उन्होंने अपने दलितों को दे दिए हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि उत्तर प्रदेश में बातें चाहे जितनी बड़ी की जाए, लेकिन चुनाव यहाँ पे जातिगत आधार पर ही होगा। बिल्कुल जातिगत इसलिए होता है कि जब आप लोकसभा वार देखिए चाहे विधानसभा वार देखिए, हर क्षेत्र में अपना एक जाति का वर्चस्व होता है। और जो आज की डेट में जो एक चल रहा है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, उसके पीछे एक कारण भी ऐसा है कि ये जाति जनगणना करा के आपको हासिल क्या होना है, ये एक अलग बात है कि आप उस जाति जो कमजोर है, जो कम है, वो आप अलग करेंगे। लेकिन जब पॉलिटिक्स की बात आती है, जब विधानसभा इलेक्शन की आती है, लोकसभा इलेक्शन की आती है, तब जातियां वहां पे कोल है, वहां पे निषाद है, वहां पे ब्राह्मण है, वहां पे ठाकुर है। ये सब चीजें जब बंटना जब उनकी आबादी के हिसाब से जब शुरू होता है, तो वो चीजें फिर कहीं ना कहीं पार्टियों को मजबूर कर देती हैं कि आपको न चाहते हुए भी जो प्रत्याशी वहां के संभावित होते हैं उसमें उसका चयन करना पड़ता है, कि जिससे विपक्षी, अक्सर देखा होगा एक ही जाति के 4 लोग लड़ गए और 5वां जीत गया। तो ये इतना, इसका इतिहास इतना पुराना है कि कभी बैठ के अगर इस पे अगर आप रिसर्च करिए तो अक्सर मुंह की खानी पड़ती है। हाँ, जब 2 बड़े दल और दोनों एक ही जाति के लड़ा दे तो मामला फंस जाता है। और अगर जो बाकी दल हैं वो अगर अपने प्रत्याशी उतारते हैं अलग अलग, तो फिर एक 1-to-1 फाइट हो जाती है। आज की डेट में चूंकि यूपी में दलितों की आबादी अच्छी है और मायावती भी आ गई है चुनाव में, लेकिन मायावती का जो हश्र हरियाणा में हुआ, जो हश्र चंद्रशेखर का हरियाणा में हुआ, और जिन पार्टियों से उन्होंने उनको समर्थन दिया था, साथ में गठबंधन करके लड़ा था, जेजेपी के साथ चौपट हो गए चंद्रशेखर। बहन जी अपनी सीट कोई नहीं जीत पाई, 2 सीट इनेलो ने ले ली। तो ऐसे में यूपी में कौन सा 14 के बाद से दलित पूरा कटा है। मायावती का ग्राफ लगातार नीचे जा रहा है। 1 करोड़ 13 लाख वोट लेके विधानसभा उत्तर प्रदेश चुनाव में मायावती को सिर्फ 1 सीट मिलना इस बात की गवाही देता है कि मायावती का जनाधार तो है, लेकिन वो सीटों में कन्वर्जन 0 के आसपास हो गया है। क्योंकि 1 सीट की जीत, वो जीत किसी ने नहीं मानी। पार्टी के बड़े नेता से भी बात होती है तो कहते हैं वो उस प्रत्याशी की अपनी जीत थी, आप एक उसमें चीज बसपा का एक कोई। एक चीज आप ये बताइए, कुछ भी हो, बहन जी का हम ये मानते हैं कि उनका जो था वो 8-9% का जो वोट है वो इंटेक्ट रहा था पिछले भी चुनाव में, उसने अभी तक मरते दम तक उनका साथ नहीं छोड़ा है। आप एक चीज तो ये देख लीजिए कि बहन जी उपचुनाव बसपा कभी नहीं लड़ती थी, लेकिन बहन जी इस बार उपचुनाव में उतरने का उन्होंने फैसला लिया है, जाहिर सी बात है कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। और जो उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारे हैं उसमें कुछ मुस्लिमों, 3 मुस्लिमों को भी टिकट दिए हैं, और जहां पे इन लोगों ने जातिगत रखा है उन्होंने भी जातिगत ध्यान में रखा हुआ है। तो ये जो बहन जी का जो ये खेल है, वो खेल किसका खराब करेगा ज्यादा से ज्यादा, समाजवादी पार्टी को डैमेज करेगा या फिर बीजेपी को? क्योंकि इलेक्शन तो ट्रायंगुलर देखो ये होना वो है। नहीं, ट्रायंगुलर नहीं होगा। मैं तुम्हें वही बता रहा हूं, हम भी यहीं पे हैं, फिर इलेक्शन होगा, उसके बाद भी चाहे चंद्रशेखर हो, हश्र वही होगा जो हरियाणा में हुआ था। क्योंकि बसपा से जो वोट छितरा है वो जिधर भी गया है, वो चाहे
अखिलेश के साथ गया हो। देखो, अखिलेश कांग्रेस में एक तो समानता है कि मुसलमान के पास दो ही चॉइस थी, या अखिलेश या कांग्रेस। मुसलमान को, वर्ग को ये एक अच्छा मिला कि दोनों ने गठबंधन कर लिया तो एक ही प्रत्याशी को वोट मिल गया। इस बात से तुम भी सहमत होंगे और दर्शक भी सहमत होंगे। बात आती है दलित की। तो बीजेपी का अपना जो शगुफा है कि हम दलितों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, मुसलमानों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन बहन जी की बात जब आती है तो बहन जी का एरो ऐसे ऐसे जा रहा है, जिग जाए। भाई 2093 में 1993 में उनको 11% वोट मिला था। उसके बाद बात करें 96 में तो 19.64 हो गया। और जब 2002 के चुनाव हुए तो इनका 23.08 या इस टाइप के आसपास था। और 2012 में, ये 2007 में 30% वोट हो गया जब सरकार बनी, 30.43। और 2012 में ये फिर गिरा और 25% हुआ, और 17 में ये 22% हुआ। तो पहले इनका कम था, फिर बढ़ा है, और अब घटाव पे है। तो और जाहिर बात है, जब आप इस पे आ जाएंगे 9% पे, तो सोचिए आपका 11-12% का चक्कर गया। 1 करोड़ 13 लाख अगर वोट आपको मिलते हैं, तो यानी 1 करोड़ 40 लाख के आदमी लोग आपके साथ चले गए। तो जो एक बार अपना घर बना लेता है वो बड़ी देर में जाता है, इतनी आसानी से नहीं जाता कोई। जब उसकी मानसिकता, उसका सारा पार्टी के साथ एक जुड़ाव हो जाता है, तो फिर वो छोड़ता नहीं घर। मुसलमानों के साथ ये है कि दोनों का ऑप्शन एक ही था, कांग्रेस या सपा। वो एक तरफ जा रहे हैं, लेकिन फिर बता दूं, न चंद्रशेखर न मायावती कोई कमाल नहीं कर पाएंगी। मायावती की मजबूरी है, ये चुनाव में अगर नहीं आएंगी तो इनका जनाधार और कम होगा, और आने वाले समय में 2027 में कहीं जेजेपी वाला हाल ना हो जाए। हो तो चुका लोकसभा में, विधानसभा में बच गई एक सीट वो भी। तो जाहिर बात है कि मायावती के साथ मजबूरी है। मुकुल भाई, आपकी एक बात से इतना तो तय है कि अगर चंद्रशेखर देख रहा होगा तो आपने उसके दिल के हजारों टुकड़े कर दिए हैं। क्योंकि वो तो ये दावा करता आ रहा है कि जय भीम और जय मीम वाला कि उसका फार्मूला है, मुसलमानों ने उसको जिताया है, नगीना में भरपूर झोली भर भर कर वोट दिए हैं। साथ ही में उसे लग रहा है कि जो यूथ है, जहां पे मायावती अपने को अब उससे अटैच नहीं कर पा रही है, जो एक युवा पीढ़ी है उससे चंद्रशेखर ही अट्रैक्ट करते हैं। तो उसको ये लग रहा था कि इस बार चुनाव से ये तय हो जाएगा कि दलित का वोट किसके साथ जाता है। यानी कि दलितों के अब नए नेता चंद्रशेखर रहेंगे या फिर मायावती। तो आपकी ये बात सुनकर तो बिल्कुल ही चंद्रशेखर का दिल ही टूट जाएगा। बिल्कुल, देखो चंद्रशेखर, मायावती आ रही हैं, मायावती दलितों से ज्यादा क्लोज हैं, उनकी पार्टी के नेता वहां मौजूद हैं। चंद्रशेखर की अपना एक युवा टीम हो सकती है, लेकिन जो दलित गांव में, और जो एक शक में रह रहा है जहां पे गांव के गांव बसपा के वोटर हैं, और वर्षों से मायावती को की पूजा करते हैं, कांचीराम का जो यहाँ स्मारक बना है उस पे आते हैं, वो कैसे चंद्रशेखर को वोट दे देंगे? वहां पे डिवाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में जब वो देखते हैं कि हमारी कौम से दो लोग आ गए, दलितों के मसीहा बनने दो लोग आ गए, तो हम क्या करेंगे? और मायावती कोई कच्ची खिलाड़ी तो है नहीं। वो जनाधार के आधार पे, जनाधार के आधार पे पार्टियों से करती है आपस में, जो उनका जनाधार है उसकी वजह से उनका एक अलग औरा बना हुआ है कि कुछ भी हो जाए मायावती के वोट इतना है। लेकिन अगर आप आंकड़ों में देखेंगे तो मायावती दिन पर दिन डाउन हो रही है, मायावती की उम्र बढ़ रही है। चंद्रशेखर युवा है, उनको लगता है कि अगर मैं 10 साल मेहनत करूंगा तो शायद मैं मायावती की जगह पहुंच जाऊं और मायावती रेस से बाहर हो जाए। तो मायावती की उम्र, और हाँ, जो उनकी सेकंड टीम है उस टीम में कोई दम नहीं है। वो बहुत इंटेलेक्चुअल, अपने आप को जैसे एक शो करना होता है, पढ़ा लिखा अभिजात वर्ग का लड़का है, और पैसे की उसके कभी नहीं, उसने दलितों का कभी वो भुखमरी देखी नहीं है, ना उसने वो जीवन जिया है। तो बोलना अलग होता है। आप प्रधानमंत्री की बात करें, प्रधानमंत्री जैसे भी जो भी उनके ऊपर आरोप लगते हैं, लेकिन उन्होंने वास्तव में गरीबी देख के तो ऊपर उठे ना। तो ऐसे में अगर नेता, जैसे हम लोग कहते हैं राहुल गांधी सोने का चम्मच लेके आए, सिंधिया आए ऐसे, फलाने आए ऐसे, तो ये सब ऐसे बड़े बड़े मतलब नाम है जो अपने खानदानी विरासत को आगे चल रहे हैं। चंद्रशेखर नहीं ऐसा किया, चंद्रशेखर जमीन से जुड़ा आदमी है। तो मुझे इस आकलन में लगता है चंद्रशेखर का भविष्य ज्यादा उज्जवल है, बशर्ते मायावती। चंद्रशेखर चढ़ाव पे है, वो चढ़ता सूरज है, मायावती ढलता सूरज है। ये दलित भी जान गया है, हमारे भी कई स्टाफ दलित हैं, और वो मानते हैं कि हाँ, बहन जी का वो नहीं रहा, बहन जी अब सरकार में नहीं आएंगी, आकाश आनंद के बारे में क्या सरकार कहना है आपका? नहीं।
आकाश आनंद के मायावती है। को कैसे संभाल पाएंगे? लेकिन आकाश को देखा है कि इस पूरे चुनाव में आकाश, जिम्मेदारी नहीं दी है। देखो आकाश आनंद के ऊपर जो आरोप लगा, फिर बीजेपी अभी बीच में फिर देखो स्मारक घोटाला, इसमें बीजेपी के ही जो विधायक हैं, अच्छी तरह पूरी दुनिया नाम जानती है उनका, जो फंसे थे राम जी के नाम पे, उनका नाम है। अब जो राम जी के नाम वाले विधायक हैं, वो सांसदी भी लड़े थे, उससे पहले भी लड़े थे, वो लगातार बीजेपी में सक्रिय हैं और गोमती नगर में रहते हैं। सारा पूरा बनारस के विधायक हैं बीजेपी के, उनको फिर बुलाया गया है। तलवार लटक रही है। अगर ये जांच खुलती है तो मायावती को, ठीक है आपकी सरकार है, आप उनको बचा सकते हैं, लेकिन घोटाला तो मायावती की सरकार में हुआ था ना। विधायक जी का कहना मैंने कोई साइन नहीं किया, और सच्चाई भी है कि उनका कोई साइन नहीं है। जब वो यहाँ पे प्रमुख अभियंता और प्रमुख वो जो थे, जब पूरा मायावती का स्मारक बन रहा था, लेकिन अफसर भी चालाक होते हैं, वो अपने साइन नहीं करते। कई मामलों में अपनी जिम्मेदारी किसी और को दे देते हैं और कहते हैं कृत्य फलाना करके साइन कर दो। तो उसमें कोर्ट में भले ही बरी हो जाए, लेकिन एक आरोप तो मायावती के ऊपर, मेंटली तो आपके ऊपर एक 100 किलो का एक आपके ऊपर भार रखा हुआ है कि जिस दिन आपने किया मैं क्रेन छोड़ दूंगा, तो आप उसमें दब जाएंगी। ये बात हम आप नहीं, हम लोग तो पत्रकार हैं, ये बात तो गरीब दलित भी जानता है कि बहन जी के ऊपर कितने आरोप लगे हैं, और बीजेपी उनको ब्लैकमेल कर, बहन जी की सरकार नहीं बनेगी। मोदी जी हमको मकान दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, वो एक पूरा लगातार उनके साथ चल रहा है। हाँ ठीक है, संविधान का मुद्दा बहुत बड़ा पीडीए ने उठाया था, अखिलेश ने उठाया था, राहुल गांधी ने उठाया था, संविधान हाथ में पकड़ के चले थे। उससे भटकाव जरूर हुआ था 2024, जो हम लोगों ने भी इलेक्शन देखा है। लेकिन उपचुनाव में योगी जी की अपनी अपनी उनकी एक जो छवि है, और उनके सरकार का ये लिटमस टेस्ट है कि 2027 में योगी जी क्या वापस आ पाएंगे। अगर इस सीट पे जो योगी जी का टारगेट है वो 7 के आसपास है, कि हमको इतने में से 7 सीट जीतनी है, तब हम विन विन है। टारगेट तो 10 का ही रखा है, लेकिन जो बीजेपी के जो प्रवक्ता है और जो नेता, जो मेरे मित्र हैं, वो बताते हैं कि अगर हम 7 जीत गए तो योगी जी विन विन पोजीशन में रहेंगे। वहीं अखिलेश कहीं ये कमजोर नहीं होना चाहते, सारे उन्होंने बच्चों को ही टिकट बांट दिए। अब वो बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे को जिता के कैसे, क्योंकि देखो राजनीति का खेल है, जो इलाहाबाद में हुआ वो इन चुनाव में भी होगा। इलाहाबाद में जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, उनके पिताजी बहुत वरिष्ठ नेता है, उनके पूरे इलाहाबाद में संपर्क है, अखिलेश के बहुत क्लोज है, मुलायम सिंह के बहुत साथ में थे, संस्थापक में से थे। तो वो सब लोगों की जो एक होता है कि राजनीति का जो उनका एक अनुभव है, वो दूसरी पीढ़ी में जा रहा है। मायावती के साथ ऐसा कुछ नहीं है। चंद्रशेखर अपनी जमीन बना रहे हैं, तो समय लगेगा चंद्रशेखर का, मैं ये नहीं कहता, लेकिन अभी हाल फिलहाल इन चुनाव में 1-to-1 फाइट देखने को मिलेगी। हाँ 10-5 हजार वोट इधर उधर जाते हैं तो हरियाणा जैसा कांड हो सकता है कि हाँ ठीक है ये सीट वो निकल गई, बीजेपी ले गई, मान ली, लेकिन मुसलमान पूरा जाएगा समाजवादी पार्टी को। और ऐसे में दलित का एक वर्ग भी अगर आ गया संविधान को लेके, तो जाहिर बात है कि कुछ भी हो सकता है। तो अभी तो कोई भी नहीं बोल सकता। वैसे ये अगर चुनाव देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की जो राजनीति का इतिहास होगा उसमें सबसे इंटरेस्टिंग इलेक्शन होगा, क्योंकि इसमें जितनी भी पार्टियां लगी हुई सब अपने जिसको बोलते हैं वजूद की लड़ाई लड़ रही है। समाजवादी पार्टी ये दिखाना चाहती है कि भाई 2024 के इलेक्शन से जो उसका टेम्पो बना था वो 2027 तक बना रहेगा। बीजेपी को ये संदेश देना है कि 2024 में जो उससे भूल हो गई थी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने संविधान के नाम पर फायदा उठा लिया था, उसको डैमेज कंट्रोल किया जा चुका है और 2027 में अब उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। बीजेपी अलग अपनी ताकत दिखाने चक्कर चंद्रशेखर के ऊपर ये देखना है कि जिस जय भीम और जय भीम के नारे लगाते हैं कि क्या मुसलमान उनको वोट देगा, क्या उन पर विश्वास करेगा। दूसरी बात यह है कि क्या चंद्रशेखर मायावती की जगह ले पाएंगे, क्या दलित को अपने साथ जोड़ पाएंगे। चंद्रशेखर की अपनी स्टेक पर लगी है कि वो नेता ही बन जाएंगे, कि ये वोट कटवा वाले में गिनती हो जाएगी। बहन जी उपचुनाव में आकर उन्होंने भी दस्तक दे दी है कि वो भी अपने जिसको कहते हैं कि अपने सर्वाइवल की आखिरी लड़ाई लड़ रही है एक तरीके से, कि अब उनका इस उपचुनाव से कम इतना तो तय हो जाएगा कि उनके साथ दलित वोटर इंटेक्ट है, वो बढ़ता है या उतना ही उनके साथ में रहता है। तो कई मायनों में उत्तर प्रदेश का ये चुनाव, जो उत्तर प्रदेश की राजनीतिक इतिहास है, उसमें कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। मुझे चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।